नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में और आज हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, उसके कैरेक्टर और फीचर्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, पहले लेक्चर में एक टेबल देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हमने सारे किंगडम्स के बारे में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या डिस्कस किया था, उसका हम लोगों ने सेल टाइप देखा था कि उसका सेल टाइप कैसा है, वो यूकैरियोटिक है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने उसका क्या देखा था, सेल वॉल देखा था, वो कैसे बनी होती है उसकी सेल वॉल। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है उसका। ठीक है, सेलुलर है, सिंगल सेल से मिलके बना है। तो चलिए उसी थोड़े से कैरेक्टर्स को आज हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का कैसा होता है, कैसे होता है। वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस सिंगल सेल से मिलके बने रहेंगे। अगर हम लोग यूकैरियोट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास वेल डेवलप्ड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, अब हमारी एनसीईआरटी इनके लिए एक लाइन लिखती है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब ऐसा लाइन हमारी एनसीईआरटी क्यों लिख रही है, चलिए इस लाइन को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली में किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कैरेक्टर और फीचर किंगडम मोनेरा से मैच करता है। ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनका कैरेक्टर और फीचर हायर किंगडम से मैच करता है। ठीक, कई सारे ऑर्गेनिज्म है। अब तो जैसे फॉर एग्जांपल अब देख लीजिए कि किंगडम क्लेमाइडोमोनास हो गया। क्लेमाइडोमोनास में कई ऐसे कैरेक्टर्स और फीचर्स हैं जो कि किंगडम मोनेरा से मैच कर रहा है, कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि हायर किंगडम से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा के लिए एक लाइन हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है, आर नॉट वेल डिफाइंड, मींस वेल डिफाइंड नहीं है। मींस हम इसको ये नहीं कह सकते कि किंगडम प्रोटिस्टा का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते कि हाँ भाई यही कैरेक्टर पूरा किंगडम प्रोटिस्टा का है, कि ये तो किंगडम प्रोटिस्टा का फीचर और कैरेक्टर है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके अंदर कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मोनेरा से भी मैच कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो हायर किंगडम से भी मैच कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते मोटा मोटा कि भाई ये सारा किंगडम प्रोटिस्टा का फीचर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इसका जो यूनिसेलुलर वाला फीचर है कि ये यूनिसेलुलर है, ये फीचर क्या दिखा रहा है कि ये फीचर किसका है, ये फीचर कनेक्ट कर रहा है किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम मोनेरा से कनेक्ट कर रहा है। वही इनका ये यूकैरियोटिक वाला फीचर, ये यूकैरियोटिक वाला जो फीचर है, यूकैरियोटिक वाला इसका ये फीचर इसको हायर किंगडम से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये किंगडम मोनेरा का जो बाउंड्री है हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते कि इसका पूरा कोई एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर फीचर है कि इसकी बॉडी इनका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी एक और वर्ड इनके लिए लाइन लिखती है कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर, कि कोई एक साइंटिस्ट के लिए ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होंगे तो कहीं दूसरे साइंटिस्ट के लिए ये प्लांट है। देखिए इसके कहने का क्या मतलब है कि कई ऐसे प्रोटिस्टन है, जैसे मान लीजिए एक प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा का एक कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के कुछ ऐसा फीचर शो कर रहा है जो कि हायर प्लांट से मैच कर रहा है। ठीक है, किंगडम प्लांटी से उसका कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो किंगडम प्लांटी का जो बायोलॉजिस्ट होगा वो क्या कहेगा कि मैं तो इसको प्रोटिस्टन बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर तो मेरे किंगडम प्लांटी से मैच कर रहा है, इसीलिए मैं इसको किंगडम प्लांटी का ऑर्गेनिज्म मानूंगा, प्रोटिस्टन का ऑर्गेनिज्म नहीं मानूंगा। लेकिन वहीं प्रोटिस्टन वाला बायोलॉजिस्ट बोलेगा कि मैं इसको प्रोटिस्टन ही बोलूंगा, क्योंकि भले ही इसका कैरेक्टर कुछ मैच कर रहा है प्लांटी से, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो इनमें मैच नहीं कर रहे हैं प्लांटी से। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा वाला बायोलॉजिस्ट उसको क्या बोलेगा, कहेगा कि ये मैं इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन बोल सकता हूं, लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो पूरा प्लांटी का है।
लेकिन वो प्लांटी वाला जो बायोलॉजिस्ट है वो कहेगा मैं तो इसको प्लांट मानूंगा। मतलब वो दोनों अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो आप उनको कह रहे हैं, वो कैरेक्टर जिस बेसिस पे वो कह रहे हैं वो बेस उनका सही है, इसीलिए वो उस बेस को देख के बोल रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो उसको प्लांटी में रखूंगा, और वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो इसको भाई प्रोटेस्टेंट में ही रखूंगा। ठीक है, इसलिए देखिए इसीलिए क्या हुआ कि इतने कैरेक्टर्स कुछ ऐसे जो हायर से भी मैच कर रहे हैं और लोअर से भी मैच कर रहे हैं, इसलिए अलग किंगडम प्रॉपर्ली बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भले ही उसके कैरेक्टर्स प्लांटी में मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं ही ना जो मोनरा से मैच कर रहे हैं। लोअर किंगडम मोनरा से मैच कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं? ठीक है, अगर रखना भी चाहें कि चलो ये कैरेक्टर इसका मैच कर रहा है हायर किंगडम से, तो हम इसको हायर किंगडम में रख दें, लेकिन नहीं रख सकते क्योंकि कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लोअर किंगडम से किंगडम मोनरा से भी मैच कर रहे हैं। तब तो हम नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो किंगडम मोनरा में रखना पड़ेगा। तो इसलिए कि भाई अब किंगडम मोनरा वाले भी अगर इसका कुछ कैरेक्टर जो किंगडम मोनरा में मैच कर रहा है, हम चाहें तो किंगडम मोनरा में रख दे, उसमें भी नहीं रख सकते क्योंकि सेम कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि उसका भी कुछ कैरेक्टर तो है ना जो हायर किंगडम से मैच कर रहा है। तो इसलिए अलग किंगडम प्रॉपर बनाना ही पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली में देखिए हो क्या रहा है, इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं ना, नया नया कैरेक्टर फीचर आ रहा है। आपने किंगडम मोनरा में क्या देखा था, कैसे ऑर्गेनिज्म थे? वो यूनिसेलुलर थे, वो प्रोकैरियोट्स थे, राइट। प्रोकैरियोट्स मींस क्या थे? उनके आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको वेल डिफाइंड नहीं देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, प्लस मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनके सेल में इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा एडवांस हुए और किंगडम प्रोटिस्टा आया। उनको थोड़ा जब फीचर एडवांस हुआ थोड़ा सा, तो उसको हम लोगों ने अलग किंगडम में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। आप देखिए यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर है स्टिल, जैसे किंगडम मोनरा में यूनिसेलुलर थे, स्टिल अभी भी वो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ही है, लेकिन बस इनमें सेल में थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गई है। क्या है कि वो पहले प्रोकैरियोट्स थे, अब ये यूकैरियोट्स हो गए हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स हो गए, तो इसीलिए प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी वो यूनिसेलुलर ही है। तो ऐसे हम डायरेक्टली उठाकर उनको हायर किंगडम में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा के लिए एक और लाइन बोली जाती है कि किंगडम प्रोटिस्टा इसीलिए किंगडम एक और लाइन बोली जाती है कि किंगडम प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनरा एंड ऑल हायर किंगडम्स। और जितने हायर किंगडम्स हैं, मोनरा और हायर किंगडम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इनमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो दोनों से मैच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉपरली समझाया है कि कैसे एक किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम मोनरा से भी कनेक्टेड है और हायर किंगडम से। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा का जो यूनिसेलुलर वाला जो कैरेक्टर है आपका, ये जो यूनिसेलुलर वाला फीचर है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है किंगडम मोनरा से। ठीक है, ये इनको किंगडम मोनरा से कनेक्ट कर रहा है। और ये जो यूकैरियोटिक वाला इसका फीचर है, यूकैरियोटिक वाला फीचर है, ये इसको हायर किंगडम से कनेक्ट कर रहा है। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, हायर किंगडम से ये इसको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जितने भी हायर किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी सेल्स कैसी हैं? यूकैरियोटिक हैं, राइट। तो इसका यूकैरियोटिक वाला फीचर इसको हायर किंगडम से कनेक्ट कर रहा है, और इसका यूनिसेलुलर वाला फीचर इसको किंगडम मोनरा से कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये एक लाइन बोली जाती है कि किंगडम प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनरा एंड द हायर किंगडम्स। हायर किंगडम्स और मोनरा का कनेक्टिंग लिंक है हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम इसकी अब इसके जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं? प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। मींस ये आपको ज्यादा से ज्यादा पानी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, इससे नीट में सवाल आया है इस लाइन से कि ये कैसे होते हैं? प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी में देखने को मिलेंगे ये ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे फीचर। अब जैसा कि ये यूकैरियोट्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स है तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, राइट। एज वेल एज इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये यूकैरियोट्स है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। अब देखते हैं, अगर किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर में अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मोटाइल दिख रहा है, ठीक है, मोटाइल दिख रहा है, तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाएगा। और वो लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा? सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर वो मोटाइल होगा तो मोटेलिटी शो करने के लिए इनके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, जो कि क्या होगा? सीलिया होगा या फ्लैजिला होगा। ठीक है,
सीलिया होगा या फ्लैजिला होगा। अब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन आपको किंगडम प्रोटिस्टा में दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, दूसरा आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन बहुत मोस्ट कॉमन आपको बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में सिंपली क्या होता है, सेल का सबसे पहले उसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो उसका साइटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड कर जाएगा और दो नई सेल्स बन जाएंगी और दोनों नई सेल्स न्यू प्रोटिस्टन की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। कुछ ऐसा क्या होगा कि एक सेल होगा, ठीक है, सेल सबसे पहले इस पे न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये क्या करेगा आगे चल के, इसका पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड किया, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद आगे चल के ये फाइनली दो नई सेल्स बना लेंगी और दो नए प्रोटिस्टन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, दो नए प्रोटिस्टन की तरह बिहेव करेंगे। अब हम इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, मींस इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, राइट, फिर जाइगोट बनता है। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो प्रॉपर सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें भी क्या होगा, दो सेल्स का फ्यूजन होगा, ठीक है, इनके गैमेट्स के फ्यूजन होंगे और जाइगोट फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स है ना, इनको मेजरली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मेजरली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस ग्रुप में जो कैरेक्टर कैसे किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स में जो आपको क्राइसोफाइट के मेंबर्स में जो ग्रुप में जो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर वो आपके कैसे होंगे, डायटम्स का ग्रुप देखने को मिलेगा आपको और गोल्डन एल्गी का ग्रुप आपको क्राइसोफाइट के ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम गोल्डन एल्गी को एक और नाम से जानते हैं, डेस्मिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोल्डन एल्गी को एक और नाम से हम लोग डेस्मिड्स के नाम से जानते हैं। अब हम इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं, तो इनका हैबिटाट कैसे होता है, ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे, मेरीन वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर प्रॉपर इनका नॉर्मल वाटर खारा पानी नहीं होगा और मेरीन वाटर मींस आपको ये खारे पानी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके हैबिटाट फ्रेश वाटर एंड मेरीन दोनों है, आपको इनके क्राइसोफाइट के मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे और मेरीन वाटर में भी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे मोस्ट ऑफ देम ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस अपना खाना ये खुद से बनाएंगे, लाइट को यूज करके अपना खाना खुद से बनाएंगे, ये ऑटोट्रॉप की तरह होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे और ऑटोट्रॉप में से भी ये फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। लाइट को यूज करके ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या बात कर लेते हैं, ये कैसे होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है तो ये कैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, अगर यूनिसेलुलर है माइक्रोस्कोपिक होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यूनिसेलुलर है माइक्रोस्कोपिक तो होंगे ही, ये पानी में ही पाए जाते हैं। तो देखिए पानी में क्या होगी, लहरें उठती है, उसी पानी बहता है ना एक डायरेक्शन में, ठीक है, वाटर करंट होते हैं ना, वाटर करंट राइज होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टन के ऑर्गेनिज्म है उसी वाटर करंट के डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं। देखिए क्या करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसी वाटर करंट के ही डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे, क्योंकि उनको अपोज करने की तो उसके फोर्स को अपोज करने की तो उनके पास हिम्मत होगी नहीं कि जितना फोर्स लगाकर वाटर करंट पास कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, इतना तो फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, प्रॉपरली वाटर करंट के डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर करंट के डायरेक्शन, जिस तरफ वाटर करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पैसिवली अगर फ्लोट करते हुए चले जाते हैं, तो एनसीईआरटी हमारी एक वर्ड बोलती है कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो प्लैंक्टॉन्स होंगे। कैसे होंगे, प्लैंक्टॉन्स होंगे। तो जितने आपको किंगडम प्रोटिस्टा के जो आपको मेंबर्स ऑर्गेनिज्म क्राइसोफाइट्स के जो आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे,
वो सारे के सारे क्या होंगे, प्लैंकटॉन्स होंगे। वो फ्लोट करेंगे पैसिवली वाटर करंट के डायरेक्शन में ही, ठीक है। वाटर करंट का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही पैसिवली आराम से फ्लोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस फीचर को, इसको हम लोगों ने क्या कहता है कि ये प्लैंकटॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक है एज वेल एज कैसे प्लैंकटॉन्स है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आगे। अब डायटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, इन द ओशियन। इसको क्या कहा जाता है, इसको चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए ये फोटोसिंथेटिक तो होते ही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बना रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं। अब ये जो डाई एटम्स है, यूनिसेलुलर डाई एटम्स जो हैं, इनसे बड़े ऑर्गेनिज्म इनको खाते हैं और अपने न्यूट्रिशन को पूरा एक्वायर करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर फीड करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, और वो जो इनको फीड कर रहे हैं उनको उनसे बड़े ऑर्गेनिज्म खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। तो इस तरीके से एक देखेंगे आपको फूड चेन प्रॉपरली बन जा रही कि वो इसको खा रहा है, उसको खा रहा है, और घूम फिर के ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, डाई एटम्स पे ही डिपेंडेंट है ना, प्लस वो फोटोसिंथेटिक भी है। तो ये क्या है, इसको ये फोटोसिंथेटिक है तो ये प्रोड्यूसर हुए ना, प्रोड्यूसर की तरह वर्क कर रहे हैं ना, कि वो खुद से अपना खाना भी बना रहे हैं, और प्लस इन्हीं की और बाकी के जो अदर ऑर्गेनिज्म है इनसे बड़े, वो भी इन्हीं के ही ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए डाई एटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कहा जाता है, ठीक है। अब हम इनके सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो एक्चुअली में इनका सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सोप बॉक्स की तरह आपको इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। सोप बॉक्स कैसे होता है, सोप का जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स ऐसे नीचे रहता है और दूसरा बॉक्स इसी को ओवरलैप किया रहता है, राइट। ऐसे ही आप सोप बॉक्स देखते हो कि एक क्या होगा कि एक नीचे की साइड रहेगा और दूसरा जो होगा वो इसी को ओवरलैप करता है, राइट। तो उसी तरीके से इसमें जो सेल वॉल देखने को मिलेगी आपको, दो पतली सी थिन लेयर होगी, वो क्या करेंगी, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, कुछ उसी तरीके से ओवरलैप करती है जैसे आपके सोप का बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है कि टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in soap box, जैसे सोप बॉक्स में दो ओवरलैप करके बॉक्स बनाकर स्ट्रक्चर रहता है, कुछ उसी तरीके से सेल वॉल का इनका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। दोनों क्या, एक लेयर दूसरे लेयर को ओवरलैप कर रखती है, ठीक है। अब हम इनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, ये किससे मिलके बना होता है। तो ये सेलुलोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। साथ ही साथ सेलुलोज से मिलके बना होता है, साथ ही साथ इनमें आपको सिलिका का डिपोजिशन भी देखने को मिलेगा। मींस सिलिका का डिपोजिशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि सिलिका के इस तरीके से डिपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। सिलिका के पार्टिकल्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये सिलिका का पार्टिकल जो होता है ना, ये सिलिका का पार्टिकल्स जब इनके सेल वॉल पर प्रेजेंट होता है ना, तो उनको एक स्पेशल एक फीचर प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में जो ये सिलिका का पार्टिकल्स है ना, ये सिलिका का पार्टिकल जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, कि एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी वजह से जब ये डेड कर जाते हैं ना, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, जिस हैबिटाट में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जहां डेड कर जाते हैं उस हैबिटाट में इनकी जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। ढेर सारी सेल वॉल इकट्ठा हो जाती है। देखिए ये मरीलाइन कह रही है कि आफ्टर देयर डेथ डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, ये क्या छोड़ते हैं, लेफ्ट बिहाइंड सेल अमाउंट ऑफ सेल वॉल हो जाती है डिपोजिशन इन देयर हैबिटाट। सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है इनके हैबिटाट में, ठीक है। सेल वॉल क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है हैबिटाट में, क्योंकि सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलता है। सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलता है तो वो तो भाई खत्म होगा। सिलिका हार्ड होता है भाई, वो आपका सिलिका जो है वो हार्ड होता है आपका, वो आपका ऐसे टूट के बिखर नहीं जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। और ये क्या करेगा, जब ये डेड करते हैं तो इसी का डिपोजिशन इनके हैबिटाट में आपको देखने को मिलता है। और अगर यही डिपोजिशन सालों तक, मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स लगातार इनका सेल वॉल का डिपोजिशन इनके हैबिटाट में होता है, तो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। क्या कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, ठीक। अगर यही जो डाई एटम्स है, बिलियन इनके जो सेल वॉल का डिपोजिशन है, बिलियन ऑफ ईयर्स तक अगर होता रह गया, बिलियन ऑफ ईयर्स तक, सालों तक एक ही जगह पे इनके सेल वॉल डिपॉजिट
हो रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर नहीं बना लेंगे, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर कोई नहीं बना लेंगे। जैसा जैसा डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे डिपोजिशन होगा कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो सिलिका का डिपोजिशन इनके सेल वॉल पे आपको देखने को मिलता है ना, जो सेल वॉल पे ये जो सिलिका का डिपोजिशन होता है ना, उसके होने की वजह से उसकी जो सेल वॉल का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, ठीक है, कड़ा रफ हो जाता है, खुरदुरा सा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग के लिए, ठीक है, जिसके लिए इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए। जैसे आप इसको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, प्लस ऑयल और सिरप इंडस्ट्रीज में एज अ फिल्ट्रेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यही देखिए हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि खुरदुरा सा, ठीक है, खुरदुरा सा, ठीक। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। इन ऑयल और सिरप्स की इंडस्ट्रीज में एज अ फिल्ट्रेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारे क्राइसोफाइट्स के मेंबर के बारे में जितने हमने पॉइंट्स देखे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं उनमें, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए इनके नाम से आपको थोड़ा सा इनका फीचर पता चल रहा होगा। जैसे इसमें देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स में डाई वर्ड इसमें जो यूज है इसका मतलब दो, ठीक। और यहाँ पे ये जो फ्लैजिलेट मीन्स हो गया क्या, फ्लैजिला, ठीक है। तो इनमें डायनोफ्लैजिलेट में जो आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे ना, उनमें दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने, दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली मेरीन होते हैं। कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं, मीन्स क्या होगा, खारे पानी में आपको ये और इनके मेंबर्स आपको खारे पानी में देखने को मिलेंगे। प्लस ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स इसमें क्या होगा, ये ऑटोट्रॉप्स होगी, मतलब आप लाइट की मदद से अपना खाना खुद से बनाएंगे और न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। अब हम देखिए इनमें जो होती है यूजुअली ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, अब ये जो डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं, रीजन क्या है, रीजन है पिगमेंट। जो डायनोफ्लैजिलेट्स में जिस कलर का पिगमेंट रहेगा वो उसी कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए येलो कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स है तो उसमें येलो कलर का पिगमेंट है, ठीक है। येलो कलर का डायनोफ्लैजिलेट है तो येलो कलर का पिगमेंट होगा, ग्रीन है तो ग्रीन पिगमेंट होगा, ठीक है, ब्राउन है तो ब्राउन पिगमेंट होगा, ब्लू है तो ब्लू होगा, रेड है तो रेड कलर का दिखेगा उनका अपीयरेंस, ठीक है। देखो हमारा पॉइंट यही बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, कि किस तरीके से इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपीयर करेंगे उसी तरीके के कलर। येलो है तो येलो, ग्रीन है तो ग्रीन, ब्राउन है तो ब्राउन, ब्लू एंड रेड, जैसा पिगमेंट वैसा उनका कलर, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूजुअली जो इनमें होता है ना, इनमें सेल वॉल आपको नहीं देखने को मिले, सॉरी, जो इनमें जो सेल वॉल होता है, इनमें इनकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल जो होती है इनकी स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट का क्या मतलब है। स्टिफ वर्ड जो है ना, यहाँ पे स्टिफ वर्ड मींस हार्ड, ठीक है, हार्ड। और सेलुलोसिक प्लेट मतलब सेलुलोज से मिलकर बनी होगी और प्लेट की तरह होगी स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। देखिए जैसे ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक, ये कुछ ऐसा, ये इसका स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है, ठीक है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है। अब इनके स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट में आपको इस तरीके से ग्रूव देखने को मिलेगा। ये ग्रूव क्या देखने को मिलेगा, ग्रूव देखने को मिलेगा, ठीक, इस तरीके से आपको ग्रूव देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रूव आपको देखने को मिलेगा और एक ट्रांसवर्सली ग्रूव देखने को मिलेगा, ठीक है। दो तरीके के ग्रूव देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली आपको ग्रूव देखने को मिलेगा। और इसी ग्रूव में इनके दोनों फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों फ्लैजिला आपको इसी ग्रूव में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक दोनों फ्लैजिला इसी ग्रूव में प्रेजेंट होंगे। ट्रांसवर्स ग्रूव है तो ट्रांसवर्स ग्रूव में भी आपको एक फ्लैजिला देखने को मिलेगा और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में एक फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और अगर ये ट्रांसवर्स और इस फ्लैजिला का, अगर ये फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो जाएगा। और ये ट्रांसवर्स ग्रूव में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर तो सब में कैसे होंगे, दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। एक आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला देखने को मिलेगा और एक आपको ट्रांसवर्स फ्लैजिला देखने को मिलेगा इन फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स की बीच में आपको ये फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब और फरो मींस क्या हो गया, यहाँ पे ग्रूव, धसा हुआ स्ट्रक्चर, ग्रूव। ठीक है, धसा हुआ स्ट्रक्चर, तो अगर वो ट्रांसवर्सली धसा हुआ है तो वहां पे फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, वो आप ट्रांसवर्स फ्लैजिला बोलोगे। लॉन्गिट्यूडनली आपको ग्रूव देखने को मिल रहा है तो वहां जो फ्लैजिला होगा उसको आप लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला बोलोगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये इनमें डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक मेंबर है जिसको हम लोग कहते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब ये नाम है रेड कलर का, तो मींस इसमें रेड कलर का पिगमेंट होगा, तभी ये रेड कलर का दिख रहा है, राइट। अब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को एक है गोनियोलेक्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट एक आपका है, सॉरी एग्जांपल क्या है, गोनियोलेक्स। ये क्या होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मेरीन होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जिस हैबिटेट, मेरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ ये ग्रो करते हैं, समुद्र में ग्रो करते हैं आराम से। और ये जब देखते हैं इनका, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ रहते हैं इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने तादाद को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ये समुद्र में पाए जाएंगे, देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये क्या करेंगे, वहां पे अपनी इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरे समुद्र को ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, और ये रेड कलर के तो होते ही हैं, तो वो समुद्र जो आपको सी है ना, वो रेड कलर का दिखने लगता है। ठीक है, वो उसी डाइनोफ्लैजिलेट का रिफ्लेक्शन होता है, जो कि वो सी आपको रेड कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, आपको रेड सी को तो सुना होगा ना, नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो रेड सी रेड कलर की नहीं होती है, उसमें रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स नीचे होते हैं, उन्हीं का कलर का रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से वो रेड कलर का सी दिखता है आपको। ठीक है, अब उसमें जो वाटर करंट भी होंगे, लहरें भी बनेंगी, टाइड्स भी बनेंगे। ठीक है, तो वो टाइड्स भी आपको रेड कलर के दिखेंगे, वो टाइड्स भी आपको रेड टाइड्स दिखेंगी, उसमें आपको रेड कलर की ही टाइड्स दिखेंगी। ठीक है, वो भी महज एक रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स का। अब चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ रेड कलर के हैं, मल्टीप्लाई करके एकदम बिछ गए, रेड कलर का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें सबसे क्या होता है, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं रेड के, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसको हम लोग सेक्सीटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। अब ये टॉक्सिन सब्सटेंस, भाई कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते तो थोड़ा टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रेट करते तो चलता, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई करके पूरे सी में ऐसे फैले हुए हैं, तो थोड़ा करके सब सिक्रेट करेंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा तो उस मेरीन हैबिटेट में और भी तो लोग रह रहे हैं, सिर्फ डाइनोफ्लैजिलेट्स तो रह नहीं रहा है, तो उसमें जो और ऑर्गेनिजम्स जो रह रहे हैं उनके लिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, बहुत हार्मफुल है, वहां के ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है कि वो मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, बहुत ही हार्मफुल है उनके लिए। ठीक है, क्यों, इतने ज्यादा इन्हें मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं, इतना थोड़ा करके सब सिक्रीट कर रहे हैं और इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया कि वहां के मेरीन हैबिटेट के लिए बड़ा हार्मफुल है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, यही हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर, इतने लार्ज नंबर में ये टॉक्सिन सिक्रेट होता है। लार्ज नंबर मतलब इतने ढेर सारे रहेंगे तो लार्ज हो ही जाएगा नंबर भाई। ठीक है, मे इवन किल अदर मेरीन एनिमल, जैसे कि क्या, फिशेस। भाई अदर मेरीन एनिमल्स को भी ये किल कर सकता है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस, जैसा कि फिशेस हो गया और भी जो मेरीन ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा डाइनोफ्लैजिलेट खत्म होता है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट के बाद अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्रुप, दैट इज यूग्लेनॉइड। ठीक है, यूग्लेनॉइड के बारे में देखते हैं। अब इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। कैसे, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, और वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे जो स्टैग्नेंट होगा। कैसा होगा, स्टैग्नेंट होगा। ठीक, स्टैग्नेंट होगा मतलब ऐसे फ्रेश वाटर जो ठहरे हुए पानी में आपको देखने को मिलेंगे। वो जो फ्रेश वाटर तो हो प्लस वो पानी ठहरा हुआ हो, जैसे हो गया लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, उनमें आपको ये यूग्लेनॉइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इनके देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनमें एक्चुअली में ये जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनमें। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होता है। लेकिन सेल वॉल की जगह पे इनमें प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर देखने को मिलती है, प्रोटीन रिच लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, और यही पेलिकल इनको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इनको फ्लेक्सिबल बनाता है, इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है,
सेल वॉल इनमें नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी और सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन से रिच एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेलिकल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने यूग्लिना में देखा होगा कि यूग्लिना का जो आउटर लेयर होता है, क्या उसमें सेल वॉल होता है? नहीं ना, उसको पेलिकल होती है ना उसकी आउटर लेयर। तो पेलिकल क्या है यहाँ पे? पेलिकल एक प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर है जो कि सेल वॉल की जगह पे होती है, ठीक है। और वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? उस ऑर्गेनिज्म को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब इनमें भी आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ठीक है। दो फ्लैजिला इनमें आपको देखने को मिलेगा। एक आपको शॉर्ट देखने को मिले, शॉर्ट फ्लैजिला रहता है, और एक लॉन्ग फ्लैजिला रहता है, ठीक है। शॉर्ट रहता है और एक लॉन्ग रहता है। जैसे देखिए ये यूग्लिना है, ये एक इनका, ये देखिए ये इसका लॉन्ग फ्लैजिला है। कैसा है? ये इसका लॉन्ग फ्लैजिला है। और यहीं पे ये इसका शॉर्ट फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग फ्लैजिला जो होगा लंबा होगा, बॉडी के बाहर तक निकल आएगा, लेकिन शॉर्ट फ्लैजिला छोटा है तो वो बॉडी के बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उतना ही रहेगा, उनके बॉडी तक रहेगा, ठीक। इनमें दो फ्लैजिला देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक। अब इनमें न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसा होता है। एक्चुअली में ये जो यूग्लिनोइड्स के मेंबर्स जो होते हैं उनमें दोनों तरीके के न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक तो हो गया ऑटोट्रॉपिक भी शो करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी शो करेंगे। ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटोसिंथेटिक वाला शो करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कि फोटोसिंथेटिक होंगे मतलब क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्लोरोप्लास्ट होगा इनमें, और क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना खुद से बनाएंगे और न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। और ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं और एज अ प्रेडेटर की तरह वर्क करते हैं, शिकारी की तरह। ये क्या करेंगे? शिकार करेंगे, ठीक। दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे। दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपको दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिले, उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है कि उसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सो मतलब मिक्स है, ये भाई किसका मिक्सअप है? ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप का मिक्सचर है, और ट्रॉपिक मतलब हो गया इसमें न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब आपको दोनों प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इनके कैसा एनवायरमेंट है। जैसा एनवायरमेंट रहेगा उस हिसाब से उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करेंगे, ठीक है। अगर लाइट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, वहां फोटोसिंथेसिस करके वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। और अगर लाइट नहीं है, जैसे मान लो एकदम डीप पानी में चले गए, वहां पे एकदम अंधेरा, लाइट रोशनी जा नहीं पा रही है एकदम डीप में, तो वहां ये क्या करेंगे? एज अ प्रेडेटर की तरह बिहेव करेंगे, दूसरों के ऊपर फीड करके अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यूग्लिना का डायग्राम। यूग्लिना, इसमें आपको देखिए पेलिकल, यहाँ पे आउटर लेयर जो रहेगी वो पेलिकल की रहेगी, सेल वॉल होगा नहीं, ठीक है। पेलिकल होगा, पेलिकल लेयर होगी, प्लस दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, एक लॉन्ग और एक यहाँ पे शॉर्ट फ्लैजिला। आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और भी लेबलिंग्स होगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, देखिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस। इन सबको तो जानते ही होंगे, नाम सुना है, पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी सारा जो आप देख रहे हो और भी एक्स्ट्रा लेबलिंग है, इसको आप हायर सेक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यूग्लिनाइड्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्लाइम मोड्स, ठीक है। स्लाइम मोड्स, एक्चुअली में ये जो स्लाइम मोड्स है ना, इनको स्लाइम मोड्स जो थे ना, इनको सबसे पहले किंगडम फंजाई में रखा गया था, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स और फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि किंगडम फंजाई से मैच करते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए किंगडम फंजाई में सबसे पहले रखा गया था, लेकिन बाद में इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रोटिस्टेंट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टेंट फंजाई के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि इनको सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा यहीं से इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है, यहीं से इवॉल्व हुआ। सॉरी, किंगडम फंजाई यहीं से इवॉल्व हुआ होगा, ठीक। तो स्लाइम मोड्स, अब स्लाइम मोड्स के हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर ले तो ये कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मींस क्या होगा? ये डेड एंड डिकेइंग ट्विक्स के ऊपर फीड करेंगे और वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। यहाँ ट्विक्स का मींस क्या हो गया? यहाँ पे ट्विक्स जो है, ट्विक्स का मींस हो गया यहाँ पे फॉलन लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। सड़ी गली ऐसे पत्तियां जो होती है नीचे पेड़ से गिर जाती है नीचे, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे ट्विक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, मींस डेड एंड डिकेइंग चीजों पर वहां से उस पे फीड करेंगे और वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है, अब जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है ना, सूटेबल कंडीशन मींस फेवरेबल कंडीशन,
जब इनके इच्छा का एटमॉस्फेयर सब कुछ इनके इच्छा का होता है ना, तब ये क्या करते हैं, इनकी जो सेल्स होती है ना एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। इनका जो सेल है फेवरेबल कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में क्या करेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेगा, स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम ना सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकता है। यही हमारा पॉइंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एग्रीगेशन शो करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। और ये प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, जो ग्रो करेगा और फैलेगा सेवरल फीट्स तक। ठीक है, अब ये तो इनके फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई कि जब ये भाई प्रॉपर इनको सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बोल रहा है। अब जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये क्या करेंगे? चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन जब मिलेगी तो इसका ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो जाएगा मतलब ये टूट जाएगा, अलग अलग बिखर जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ऐसे था, अभी इस तरीके से एग्रीगेशन शो किया था, इसने स्ट्रक्चर बनाया था ना ऐसे। ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ऐसे। ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रही हूं मैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा और अपने अगल बगल एक लेयर डेवलप करेगा। ठीक है, एक लेयर डेवलप करेगा। ठीक, अपने अगल बगल ये इस तरीके से एक लेयर डेवलप करेगा जिसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे? स्पोर वॉल बोल देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग फ्रूटिंग वॉल भी बोल देंगे। ठीक है, अब जब देखो इसके अंदर जब लेयर डेवलप हो गई ना, तो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, अब हम उसको प्लाज्मोडियम नहीं कहेंगे, हम उसको स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसको स्पोर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अब हम इसको स्पोर कहेंगे। ठीक, अब हम इसको स्पोर कहेंगे, प्लाज्मोडियम नहीं कहेंगे। अब ये जो स्पोर वॉल है ना इसकी, अब ये जो स्पोर वॉल है इसकी, ठीक, ये जो स्पोर वॉल आप इसकी देख रहे हो ना, स्पोर वॉल, ये स्पोर वॉल क्या करता है ना, ये स्पोर वॉल इसको बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन से बचा कर रखता है इस स्पोर को। ठीक है, मतलब चाहे जितना भी भयानक कंडीशन हो जाए, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन हो जाए यहाँ पे, चाहे जितना भयानक टेम्परेचर हो जाए, मौसम हो जाए, ठीक है, उसको उस एनवायरमेंट से ये स्पोर को प्रिवेंट करके रखता है, बचा कर रखता है, एज अ बैरियर वर्क करता है। ठीक है, एज अ रेसिस्टेंस कॉज करता है उस एनवायरमेंट का, स्पोर के प्रति रेसिस्टेंस कॉज करता है, रोकता है उस एनवायरमेंट को स्पोर को खराब करने के लिए। ठीक है, ये कब है? अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। और प्लस ये तो देखिए, ये प्रोटेक्शन तो देता ही देता है स्पोर को, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए दे रहा है, सालों सालों तक ये प्रोडक्ट, अगर ये मतलब एनवायरमेंट पे इस तरीके का अनफेवरेबल कंडीशन अगर सालों तक मेंटेन रहा तो ये सालों तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक है, इसीलिए देखिए हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। कि भाई ये क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडी को बना लेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। अब ये फ्रूटिंग बॉडी कुछ और नहीं, आपका स्पोर वॉल ही फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इनमें सेल वॉल तो नहीं होती जैसा हमने पहले देखा, भाई सेल वॉल इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन क्या होगा स्पोर फॉर्मेशन के समय पे? बट द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल। स्पोर फॉर्मेशन के समय पे देखिए एक लेयर यहाँ डेवलप हो गई ना, यही लेयर को कह रहे ट्रू वॉल है, ये ट्रू वॉल की तरह बिहेव करेगी, ट्रू वॉल है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसको एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखेगी। अब जब देखिए, जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब तक ये जो लेयर है इसकी स्पोर वॉल है, फ्रूटिंग बॉडी है, इस स्पोर को प्रोटेक्ट करके प्रिवेंट करके रखेगी। ठीक है, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये स्पोर वॉल क्या कर जाएंगे? रैप्चर कर जाएंगे। ये जो स्पोर वॉल है, ये स्पोर वॉल देखिए, ये जो स्पोर वॉल है, ये स्पोर वॉल इस तरीके से रैप्चर कर जाएंगी और ये जो स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा? यहीं से ऐसे बाहर, ये स्पोर ऐसे बाहर निकलेगा एनवायरनमेंट में, और ये आगे चल के फिर अगला नया प्लाज्मोडियम बना लेगा। और ये स्पोर्स क्या करते हैं? डिस्पर्स भी होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स भी होंगे थ्रू किसके? एयर करंट। ठीक है, ये डिस्पर्स भी होंगे किससे? थ्रू एयर करंट से डिस्पर्स होंगे। ठीक,
एयर करंट, मतलब हवा से ये स्पोर्स फैलेंगे और अलग अलग जगह पे प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाएगा। ठीक, देखिए यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन की एडवर्स कंडीशन में भी ये स्पोर वॉल एज अ रेसिस्टेंस की तरह कॉज करते हैं। रेसिस्टेंस किसको कॉज करते हैं? एज अ रेसिस्टेंस की तरह उस एनवायरमेंट के प्रति, अनफेवरेबल कंडीशन के प्रति एज अ रेसिस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं स्पोर को, सेवरल ईयर्स तक इवन प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोर वॉल रैप्चर होगा और स्पोर बाहर निकलेगा और वो क्या करेगा? नए प्लाज्मोडियम को ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ हमारा स्लाइम मोड खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन की डिस्कस करते हैं। प्रोटोजोवन की अगर हम लोग न्यूट्रिशन और हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं न्यूट्रिशन में? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मींस ये क्या करेंगे? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी एज अ प्रेडेटर भी है ये और पैरासाइट भी है। प्रेडेटर मींस क्या है? ये शिकारी की तरह बिहेव करेंगे, शिकार करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे। और ये पैरासिटिक भी है, मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहेंगे, वहां उनके ऊपर प्रॉपर रहेंगे और उनसे जो न्यूट्रिशन वो बनाएंगे उनके न्यूट्रिशन को एज अ खुद अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्रेडेटर की तरह भी बिहेव करेंगे और पैरासाइट की तरह भी बिहेव करेंगे। अब हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है। डाइवर्स मतलब बहुत हर जगह आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा, मेरीन वाटर में भी देखने को मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिलेंगे ये प्रोटोजोअन्स के मेंबर। ठीक है, मेरीन मतलब खारे पानी में भी, मॉइस्ट सॉइल में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि इनका एनवायरनमेंट बहुत ही डाइवर्स है। ठीक, अब हम ऐसा कहा जाता है कि यह जो प्रोटोजोवन से, इन्हीं प्रोटोजोवन से किंगडम एनिमिलिया का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब इवॉल्व हुए हैं, यहीं से किंगडम एनिमिलिया आगे बने हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि दे बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के रिलेटिव है, कि यहीं से एनिमल इवॉल्व हुआ होगा किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है, ठीक है, प्रोटोजोआ का, ये प्रोटोजोआ का ग्रुप आगे चल के फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कितने? 4 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। ठीक, अब हम एक एक डिस्कस करेंगे इनके ग्रुप्स के बारे में और उनके कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आ गया आपका एमीबॉइड प्रोटोजोवन। एमीबॉइड प्रोटोजोवन, देखिए नाम से भी आपको कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि इस ग्रुप के मेंबर्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। अमीबा का नाम तो बहुत सुना होगा, है ना। एमीबॉइड प्रोटोजोवन इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, इसी प्रोटोजोवन के ग्रुप के अंडर आते हैं, दैट इज क्या? एमीबॉइड प्रोटोजोवन। अब हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? फ्रेश वाटर में पानी देखने को मिलेगा, मेरीन में भी देखने को मिलेंगे, आपको मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसका कॉमन फीचर डिस्कस किया कि फ्रेश वाटर में भी, मेरीन वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या करते हैं? अब अमीबा को तो आपने देखा ही, तो थोड़ा पढ़ा होगा उसके बारे में कि अगर ये मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं? सूडोपोडिया से मूव करते हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो एमीबॉइड प्रोटोजोवन में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, ये जो मूव करेंगे, ये सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडो वर्ड जो यहाँ पे है ना, ये जो सूडो वर्ड है, सूडो मीन्स हो गया यहाँ पे फॉल्स। क्या मीन्स है? फॉल्स। और ये जो आपका पोडिया है ना, पोडिया मीन्स हो गया यहाँ पे फीट। फीट, ठीक है, फीट। एक्चुअली में ये जो सूडोपोडिया है पैर की ही तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एकदम असली पैर तो है नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनके पास सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करेंगे, एज वेल एज फीड भी करते हैं, तो सूडोपोडिया की मदद से करते हैं। जैसे आप अमीबा देखे हो, अमीबा देखिए, अमीबा ये डायग्राम बना है ना, अमीबा है ना, अमीबा कैसे फीड करता है? जैसे इनके सामने ये अमीबा है, इनके सामने इस तरह खाना हो गया। ठीक है, ठीक, खाना हो गया। अब इनको इसको खाना है, फीड करना है इसके ऊपर, तो ये क्या करेंगे? अपने इस सूडोपोडिया का एक आर्म इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे से यहीं से दूसरा आर्म आगे बढ़ाएंगे, और ये क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? इस तरीके से ये क्या करेंगे? सॉरी, ये क्या करेंगे? इस तरीके से फीड करेंगे, ऐसा करके पूरा ये खाना इसके अंदर रहेगा। क्या करेंगे? उसको निगल लेंगे एंडोसाइटोसिस। फिर
अंदर अपने बॉडी के अंदर कर लेंगे, एंडोसाइटोसिस की मदद से ये क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे एंडोसाइटोसिस की मदद से। फिर प्रॉपर एक बना लेंगे फूड वैक्यूल, नया न्यू फूड वैक्यूल बनेगा। फिर प्रॉपर इनका डाइजेशन करेंगे, खाएंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, न्यूट्रिशन वहां से एक्वायर करेंगे। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, एक्सोसाइटोसिस की मदद से इसको बाहर कर देंगे। सेम उसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस करेंगे और ये बाहर कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि दे कैप्चर, दे मूव, ये मूव भी करते हैं और कैप्चर देयर प्रे, ठीक है, कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से ये क्या करेंगे, मूव भी करेंगे और अपने प्रे को क्या करेंगे, कैप्चर भी करेंगे, पकड़ेंगे और उसको खाएंगे और उसको उससे न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे। तो और ये सूडोपोडिया क्या है आपका, फॉल्स फीट है, जैसा कि आप अमीबा में देखते हो, एज इन अमीबा, जैसा कि आप अमीबा में देखते हो, ठीक है। अगर जो अमीबा, जो भी अमीबॉइड प्रोटोजोवन के जो मेंबर्स मेरीन हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे ना, जो मेरीन हैबिटेट में पाए जाएंगे, उनमें आपको सिलिका की शेल देखने को मिलेगी। उनके सरफेस पे आपको सिलिका की शेल देखने को मिलेगी, ठीक है। यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। और एग्जांपल में आपका क्या आएगा, अमीबा आएगा, एंट अमीबा आएगा। अमीबा एज अ प्रेडेटर की तरह बिहेव करता है, शिकारी की तरह, और एंट अमीबा आपका पैरासिटिक है, मतलब पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा। इसको कोई ना कोई चाहिए न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोवन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला होगा। क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक। अब देखिए ये कैसे होते हैं, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग मींस क्या है कि ये किसी होस्ट के ऊपर ऐसा रहकर वहां से न्यूट्रिशन नहीं एक्वायर करेंगे। ये क्या करेंगे, खाएंगे, प्रेडेटर की तरह बिहेव करेंगे। प्रॉपर इनको भूख लगेगी, इनको न्यूट्रिशन एक्वायर करना है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे और वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे आराम से। फिर फ्रीली मूव करेंगे। फ्री लिविंग है ये, किसी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट एक ही जगह रहकर न्यूट्रिशन नहीं एक्वायर करेंगे, ठीक है, फ्री लिविंग रहेंगे। और ये जो पैरासिटिक हैं मींस इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए, किसी के ऊपर ये प्रॉपरली वहां पर अटैच रहेंगे और वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे, उनके न्यूट्रिशन को एज अ अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इनके पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। और इसका एग्जाम्पल कौन है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कैसा है, एक पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा कैसा है, एक पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है, ठीक है, पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। अब देखो ये तो हमने पढ़ा ही था कि जितने पैरासिटिक होते हैं मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये पैरासिटिक है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। अब ये स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस में अगर किसी पर्सन को स्लीपिंग सिकनेस हो गई डिजीज, तो उस पर्सन को नींद नहीं आएगी, ठीक है, रात को, दिन को, सुबह नींद ही नहीं आएगी, ओवरऑल वो सो ही नहीं पाएगा, वो कोशिश करेगा भी सोने की तो भी उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। अब नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, बॉडी वीक होगी ना, सारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, वो एक्टिवली बिहेव नहीं करेगा, उसकी बॉडी वीक हो जाएगी। और इसी तरह अगर वीकनेस मेंटेन रही तो एक दिन तो वो मर ही जाएगा, है ना। तो ट्रिपैनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है, क्या है, पैरासिटिक है और डिजीज कॉज करता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। ये देखिए ट्रिपैनोसोमा का आपका डायग्राम बना हुआ है, ट्रिपैनोसोमा। इसमें फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, और भी लेबलिंग है, इसको आप डिटेल में हायर सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन वहां पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन में भी आप भी ऐसा नाम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीलिया है, सीलिएटेड है मींस यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया होगा, ठीक। अब ये कैसे होते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब आपको पानी में देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। और इनके पास ये एक्टिवली मूव करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि इनके पास सीलिया रहता है। सीलिया होने की वजह से ये बहुत ही एक्टिवली मूव करते हैं, ठीक है, एक्टिवली मूव करेंगे। अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हैव अ कैविटी। इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गलट कहते हैं, ठीक है, कैविटी है उसके पास, को हम लोग क्या कहते हैं, गलट कहते हैं। और यही कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस, जो कि ओपन होती है सेल के सरफेस के बाहर, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं, चलिए इसको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए पैरामीशियम है, ठीक है, देखिए ये गलट देखने को मिल रहा है, कैविटी है, ठीक है,
गलेट क्या है? एक कैविटी, अभी हमने देखा ना, कैविटी मतलब एक खाली जगह है। तो एक्चुअली में देखो क्या होता है, ये पैरामीशियम है ना, यहाँ पे इनका एक, यहाँ पे इस तरीके से इनकी बॉडी में ये धसा हुआ होता है, कि धसा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप ओरल ग्रूव कहते हो। ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव क्यों कह रहे हो? ये स्ट्रक्चर जो धसा हुआ है वो खाली है, इसे खाली है तो कैविटी है ना, इसीलिए इसको ओरल ग्रूव कहते हो। आपके मुंह में भी ओरल कैविटी बोलते हैं ना, मुंह खाली होता है ना, उसी तरीके से इनमें ओरल ग्रूव देखने को मिलता है, ठीक है, खाली सा ओरल ग्रूव देखने को मिलता है। और ये जो ओरल ग्रूव के बाहर ये जिस तरीके से आपको एक सरफेस ओरल ग्रूव है, और इनके सरफेस पे ओरल ग्रूव इनके आउटर सरफेस पे इस तरीके से रहता है, और इसी ये जो आउटर सरफेस इसको हम लोग ऐसा माउथ कहते हैं, ठीक है, ये माउथ है इसका। अब जैसे इसको फीड करना है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कुछ न्यूट्रिशन एक्वायर करना है, फीड करना है, तो ये क्या करेगा, पानी में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ही, उनको क्या करेगा, पानी के साथ ही क्या करेगा, निगल लेगा और इसको ओरल ग्रूव में डालेगा। ओरल ग्रूव में, ओरल ग्रूव में देखिए ये आपको सीलिया देखने को मिलेगा, छोटा छोटा छोटा, ये देखिए सीलिया देखने को मिलेगा। ये सीलिया क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं और साथ ही साथ ये जो पानी ऐसे निगलते हैं ना, और इस पानी को निगल लेते हैं, उसमें जो फूड पार्टिकल्स उसको ऐसे ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे सिलेटेड मूवमेंट में ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, फूड पार्टिकल को ऐसे ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद ये क्या करेंगे, इससे अटैच्ड ही ओरल ग्रूव से ही कैविटी अटैच्ड रहती है। आपकी गलेट जो है ना वो कैविटी ओरल ग्रूव से ही अटैच रहती है, और ये सिलिएटेड मूवमेंट करेंगे, ये फूड को ट्रैप करेंगे और ये गलेट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, गलेट में ट्रांसफर कर देंगे फूड को। और ये गलेट क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस की मदद से न्यू फूड वैक्यूल को बनाकर इसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। एंडोसाइटोसिस की मदद से देखिए, ये देखिए ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, न्यू फूड वैक्यूल बनाकर इनके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये देखिए न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल। अब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, प्रॉपर इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा एक्सोसाइटोसिस की मदद से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए हम लोग पॉइंट रीड कर लेते हैं। यही देखिए हमारा पॉइंट बोला था, दे हैव अ कैविटी, इनके पास कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते थे, गलेट कहते थे, ठीक है, और जो कि ओपन होती थी, इनके सेल के सरफेस के बाहर ओपन होती थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया, सीलिया के जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो क्या करेंगे, कॉजेस द वाटर लेडन विद द फूड, फूड के साथ ही वाटर के साथ जो खाने लदे हुए खाने दिख रहे हैं ना, उनको पानी में ही खाना दिख रहा है, उसी को साथ साथ क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे आगे ले चल के गलेट में, ठीक है। कैसे स्टोर करेंगे ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम पढ़ा होगा, देखिए सीलिया प्रेजेंट, पैरामीशियम, बहुत सी लेबलिंग देख रहे हैं, देखिए ये गलेट, न्यूली फॉर्म्ड वैक्यूल अभी डिस्कस किया, ठीक है। और भी लेबलिंग है, इसको आप हायर सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोवन तो अब हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं चौथा ग्रुप, जो कि है स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं वो इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म। अब इनको इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसीलिए इसको इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, एक्चुअली में इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जो स्पोर लाइक स्टेज आती है, ऐसी स्टेज होती है जो स्पोर लाइक स्टेज होती है, ठीक है। और यही स्पोर लाइक स्टेज ना इन्फेक्शन कॉज करती है, इसलिए इसके मेंबर्स जो होते हैं ना, इनको इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसी ग्रुप का एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसको नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मलेरिया पैरासाइट, एक और नाम से जानते हैं मलेरिया पैरासाइट। हमारी एनसीईआरटी इसको कहती है कि ये नोटेरियस ऑर्गेनिज्म है। क्या कहती है, नोटेरियस ऑर्गेनिज्म कहती है इसको। क्यों कहती है, क्योंकि भाई ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया, जिसका क्या नाम है, मलेरिया ना, ठीक है। ये डिजीज कॉज करता है मलेरिया, और ये मलेरिया जो डिजीज है ना, ये ह्यूमन पॉपुलेशन पर एकदम स्टैगरिंग इफेक्ट शो करता है। स्टैगरिंग इफेक्ट मींस एकदम चौंका देने वाला इफेक्ट शो करता है, एकदम स्टैगरिंग इफेक्ट मींस एकदम चौंका देने वाला असर करता है। पहले के टाइम पे देखिए इतनी वैक्सीन, मेडिसिन, इतनी दवाइयां तो थी नहीं, तो पहले जब मलेरिया होता था ना, तो मलेरिया से इतने ढेर सारे लोग डेड कर जाते थे ना, कि ह्यूमन की पॉपुलेशन जो रहती थी बहुत तेजी से, इतने ज्यादा लोग मर जाते थे कि उनकी जो पॉपुलेशन ह्यूमन की रहती थी ना, एकदम तेजी से कम हो जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि ये मलेरिया जो है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन पर एकदम स्टैगरिंग इफेक्ट शो करता है, मतलब एकदम चौंका देने वाला, कि भाई आज तो हम देखे थे कि आज देखेंगे इतने लोग मरे, और कल देखा ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम हो गई, इतने ढेर सारे मरे, एकदम स्टैगरिंग इफेक्ट करता है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी इनको कहती है ये नोटेरियस ऑर्गेनिज्म है। बताइए इनको नोटेरियस कहा जाएगा, इनको तो जानलेवा ऑर्गेनिज्म घोषित कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर ये नोटीबंदी शो करेंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, इसको नोटीबंदी कहते हैं, इसको तो जानलेवा ऑर्गेनिज्म घोषित करना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी इनको नोटेरियस बोल रही है, ठीक है। देखिए
यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा का सारा हमारा पूरा कैरेक्टर्स फीचर्स, किंगडम प्रोटिस्टा हमारे यहाँ पे खत्म होता है ओवरऑल, ठीक है। हमने किंगडम प्रोटिस्टा में सारा डिटेल डिस्कशन किया कि कैसे आपको किस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, कैसे ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, सारी डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन की, ठीक है। अगर आपको किंगडम प्रोटिस्टा में कोई भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप आराम से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे भी आप आराम से बेझिझक होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगी, वो भी व्हाइट पेज में नोट्स मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो आपको, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।